भारत की जर्नलिज्म की जर्नी भी समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट के बाद बदल गई। अप टू इंडिपेंडेंट हर न्यूज़पेपर का, जो कि राष्ट्रीय अखबार था, उनका एक मिशन था आज़ादी। फिर सरकार ने नई नई नीतियाँ लाए कि डेवलपमेंट होगा, पंचवर्षीय योजना आए, ये आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो पॉडकास्ट विद विद्या लाइव में। आज हम बात करने वाले हैं, आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर रह चुके हैं, साथ ही जो इंडियन अब्रॉड उसमें उसको हेड किया है, साउथ ईस्ट एशिया को हेड किया है, और उसके बाद नई दुनिया के एवीपी भी रह चुके हैं। सुभाष सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं उनको हम एक ऐसे जर्नी पर लेके जाएंगे जो आप खुद जी के आए हैं, और एक ऐसे जगह पे उनको एक ऐसा राह दिखाएंगे हम जो आप के थ्रू उन तक पहुंचेगा। सबसे पहले तो कि आपने ये जर्नी, क्योंकि सब प्रिंट मीडिया को केवल पत्रकारिता से ही जोड़ते हैं, आप वहां पे पत्रकारिता से जुड़कर भी उससे एक अलग राह पे चले हैं, उसके बारे में पूरी जर्नी बताइए आप। पत्रकारिता में मेरा कॉलेज के दिनों से ही रुझान था, और उन दिनों के नामी समाचार पत्र में काफ़ी कोशिश की, प्रयत्न किया, पर पत्रकार नहीं बन पाए। तो एक ओपनिंग मुझे टाइम्स इंडिया ग्रुप में एज ए ट्रेनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिली, और मुझे लगता है कि वो उस समय उठाया हुआ मेरा कदम मेरे को सारे जीवन बहुत लाभ दिया उसने। शुरुआती दिनों में मैं मेनली विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, ये काम कर रहा था। उसके बाद फिर एक दौर स्टार्ट हुआ। ये बात है तकरीबन 1975-76 के समय की बात है। तो उस समय प्रिंट मीडिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ बदल रही थी। पहले प्रिंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, अब नई मशीनें आ रही थी, नया सिस्टम आ रहा था जिससे कंपोजिंग सहज होती थी। तो एक साल वो सब समझा, क्योंकि विज्ञापन और एडिटोरियल में एक तालमेल होना चाहिए। पहले विज्ञापन लगते थे, उसके बाद समाचार लगते थे। तो बहुत बारी विज्ञापन के ऊपर ऐसे समाचार ना जाए कि जो विज्ञापन को असर करे। ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के लिए एडिटोरियल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है न्यूज़पेपर, क्योंकि इन दिनों सिर्फ प्रिंट मीडिया ही छाया रहता था, या हिंदी के समाचार जिनकी प्रचार संख्या बहुत होती थी, और इंग्लिश के समाचार जो कि जिसको कहते हैं कि यहाँ का डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेट हुआ, जुडिशरी हुई, मिनिस्टर हुआ, डिप्लोमेटिक सर्कल हुआ, वहाँ पे ये सब खबर पहुंचाना, उनके ओपिनियन लेना, उसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी थे। तो इसलिए भारत के टॉप न्यूज़पेपर में हमेशा इंग्लिश के न्यूज़पेपर आया करते थे। हालांकि हिंदी के, बंगाली के, तमिल के, और बाद में मराठी के न्यूज़पेपर, गुजराती के न्यूज़पेपर भी लाखों संख्या में छपने लगे और पढ़ने लगे। क्योंकि 1980-85 तक हर जगह लोग छोटे गांव में, छोटे कस्बों में बच्चे पढ़ने लगे। तो हर फैमिली में ये रहता था कि बच्चों को अच्छा पढ़ना सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना, समाचार पढ़ना ज़रूरी है। तो इससे जो रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उनका प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा।
उत्तर प्रदेश का जागरण न्यूज़पेपर 10-10 लाख कॉपी छपने लगा, 5-6 एडिशन उसके हुए। दिल्ली में नवभारत टाइम 5 लाख कॉपी छपने लगा। और पंजाब में पंजाब केसरी जैसा पेपर 4-5 लाख छपने लगा। तो उसके बाद राजस्थान में भी एक लहर आई, नए नए यंग बच्चे पढ़ने लगे, वहाँ पर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर बढ़ने लगे। फिर मध्य प्रदेश हुआ, बिहार में तो शुरू से ही लोग अच्छा पढ़ाई करते थे, पर वहाँ पे जब राष्ट्र के बड़े बड़े अखबार पहुँचे तो उनकी प्रचार संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें जैसे आपके साथ अगर आपकी जर्नी में, क्योंकि आप शुरुआत किए बता रहे हैं एक ट्रेनी से, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ये जब जो वर्नाकुलर जो अखबार बोले वो उसके बढ़ने से, उसके कॉपीज ज़्यादा होने से, रीच एक दूर तक पहुँचने से, उससे आपके जो एक जर्नी था, आपका जो एक करियर था, वो किस तरह से चेंज? हाँ, मैं बताता हूँ। उसके बाद सारे रीजनल न्यूज़पेपर को ज़रूरत हुई कि मैं, क्योंकि टाइम्स इंडिया समूह से जुड़ा हुआ था, जहाँ पे मैनेजर रखे जाते थे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ तक कि जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जर्नलिस्टों को भी ट्रेनिंग स्कीम में लिया जाता था। तो और रीजनल न्यूज़पेपर को भी ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास भी ट्रेड मैनेजर, ट्रेंड जर्नलिस्ट आए। तो फिर पहले नहीं तो दिल्ली और 2-3 और जगह पे ही जर्नलिज्म पढ़ाया जाता था, तो अब धीरे धीरे और शहरों में भी जर्नलिज्म के स्कूल खुलने लगे, जर्नलिज्म के कोर्सेज स्टार्ट हो गए। और जैसे जैसे बढ़ता गया ये जर्नलिज्म, पर ये सब प्रिंट मीडिया ओरिएंटेड था। और क्योंकि दूरदर्शन जब तक आया तो वो बीइंग ए सरकारी चैनल, उनके अपने ही टीम होती थी, इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग, तो वो उनका समाचार देने का ढंग अलग होता था। वो कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल और इस टाइप की खबरें नहीं दे सकते, सेंसेशनलिज्म नहीं कर सकते थे। तो असली दौर प्रिंट मीडिया के बाद जो जर्नलिस्टों ने देखा, वो जब से प्राइवेट न्यूज़ चैनल आना स्टार्ट हुए और उनका डायरेक्ट कंपटीशन न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर था, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है वो उसी क्षण आपको खबर देते हैं, वो जो ऑन द स्पॉट कवर करके। हालांकि स्टार्ट के दिनों में ओवी बैन और ये सब चीज़ें, सहूलियत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि एकदम ऑन द स्पॉट आपको कवरेज मिले, पर 2-3 साल बाद टेक्नोलॉजी हर जगह बदलती गई है। और धीरे धीरे जब टीवी मीडिया बढ़ा, प्राइवेट चैनल बढ़े, तो वहाँ पर भी हर किसी को ट्रेन मैनेजर, ट्रेन टेक्निकल स्टाफ और ट्रेन जर्नलिस्ट, क्योंकि प्रिंट जर्नलिस्ट जो है ज़्यादातर धीरे धीरे वो बहुत अच्छी एंकरिंग नहीं कर पा रहे थे। और दूरदर्शन के बाद जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल थे, उनमें में आपस में कंपटीशन बढ़ने लगा, तो उनको अच्छी दिखने वाली, अच्छे प्रेजेंटेबल एंकरों की ज़रूरत हुई, और उसके साथ थोड़ा बहुत जर्नलिज्म का ज्ञान भी ज़रूरत है। तो एक नया ट्रेंड जर्नलिज्म में स्टार्ट हुआ कि आपको लिखने पढ़ने के अलावा थोड़ा देखने में भी स्मार्ट होना चाहिए। तो ये क्योंकि इस तरह की जर्नी है, ये तो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, उसके बाद आपका सोशल मीडिया। हाँ, मैं उसमें भी आता हूँ। हाँ, उसमें भी आता हूँ। तो ये तो एक चेंज है आपको इन 3 सालों में, 40 सालों से इस पूरे फील्ड में आपको क्या चेंजेस, क्या मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, और किस तरह के चेंजेस आपको दिख रहे हैं? मेजर चेंजेस ये है कि एक, अब भारत की जर्नलिज्म की जर्नी भी समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट के बाद बदल गई। अप टू इंडिपेंडेंट हर न्यूज़पेपर का, जो कि राष्ट्रीय अखबार था, उनका एक मिशन था आज़ादी। सारी खबरें, सारे जर्नलिस्ट, हर कोई जो था आज़ादी को लेकर उसी कोई नज़र में रख के डायरेक्ट अगर वो छाप सकते थे डायरेक्ट खबरें, नहीं तो इनडायरेक्ट खबरें छाप करके करते थे। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 साल लोग ना कि न्यूज़पेपर ना कि जर्नलिस्ट समझ पाए कि अब क्या
ट्रेंड लेना है। फिर सरकार ने नई नई नीतियाँ लाए कि डेवलपमेंट होगा, पंचवर्षीय योजना आए, ये आए, और जर्नलिस्टों को उस मोड में कोई ट्रेन नहीं कर पाया। एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म नहीं कर पाता। थोड़े बहुत इक्का दुक्का इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जरूर थे, पर उनकी नॉलेज इकोनॉमिक्स, बैंकिंग वहाँ तक सीमित थी। ये जो डेवलपमेंट का काम, पंचवर्षीय योजनाएं जो आरंभ की गई, उसमें बहुत तरीकों की डिबेट उस दिनों होना बहुत ज़रूरी थी, जो कि नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ हुई कि एकदम आपने अंधाधुन इतने सारे ये डैम बना दिए, ये बना दिए, जिससे इकोलॉजी में फ़र्क हुआ है, ये फ़र्क हुआ। आज की डेट में जर्नलिस्ट भी थोड़ा जागरूक है और पढ़ने वाला भी जागरूक है। तो धीरे धीरे जो पाठक समझिए या दर्शक जो समझिए, वो भी जागरूक होते गए। तो न्यूज़पेपर को भी अपना ट्रेंड बदलना पड़ा। टीवी मीडिया जबकि प्राइवेट चैनल आए, उनको भी अपना ट्रेंड बदलना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि अब आप अपने दर्शक या रीडर ओरिएंटेड न्यूज़ दे रहे हैं, दर्शक या रीडर ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं। एक जैसे नेगेटिव अप्रोच होता है, हाँ, पर उसी में एक साथ में अगर मैं बोलूं कि ट्रेनिंग, एक अगर जर्नलिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी शिक्षा बहुत काम आती है। उस वक्त पे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट रहे हैं, आपके कुछ मित्र भी होंगे उस वक्त पे, क्योंकि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे। तो वो जर्नलिज्म की चीज़ों को और सरकार जो कर रही है या फिर कहीं पे कोई अगर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, उसको समझते थे। अगर यहाँ पे केवल ट्रेनिंग अगर ली जाए और शिक्षा नहीं ली जाए, तो फिर कैसे लोग सामने आए? नहीं, आज के समय में इतना कुछ बदल गया है कि एक जर्नलिस्ट को सिर्फ अच्छी इंग्लिश का जर्नलिस्ट है, इंग्लिश अच्छी लिखना, हिंदी का जर्नलिस्ट है, अच्छी हिंदी लिखना से ही नहीं काम होगा। आपको उस क्षेत्र में, जैसे एक बहुत बड़ा नया क्षेत्र है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत आपको पढ़ना और समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में हर कोई नहीं लिख सकता है, टेक्नोलॉजी के बारे में हर कोई नहीं समझ भी नहीं पाता है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पढ़ करके कोई नहीं सीख सकता, ये तो डिमॉन्स्ट्रेट करके ही देखी जा सकती है। तो ये सब बदलाव जो है ना, वो हर न्यूज़पेपर एम्प्लॉय को, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो मार्केटिंग का आदमी है, उसको अपने को अपग्रेड करने में, अपने को ज़्यादा पढ़ने और समझने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं तो वो क्योंकि जो भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हो, चाहे वो अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी, या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें जाने के लिए आपको क्या लगता है कि अब कितने जो इस बदलाव को आप सामने से देख रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरी है? और क्या इतने जॉब्स हैं हमारे पास कि अगर जो लोग आ रहे हैं पढ़ के, जो केवल ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, उन सबको जॉब मिल जाएगा? पहली बात है कि एक बेसिक ट्रेनिंग तो जर्नलिज्म की सबको ज़रूरी है कि लिखना चाहिए, किस ढंग से लिखना चाहिए। एक ऑफिशियल लेटर लिखना और एक स्टोरी लिखने में बहुत फर्क है। एक साहित्य लिखना और एक रिपोर्ट लिखने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये बेसिक फ़र्क तो होना चाहिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि आपने जो मीडियम सुना हैगा, उसकी तरफ ज़्यादा आपको नज़र में रखना। जैसे प्रिंट मीडिया में आपको हर चीज़ का रेफरेंस लेकर के पूरे जागरूक होकर के सब चीज़ लिखनी होती है। टीवी मीडिया में कभी कभी आपको इतनी होड़ लगी होती है, इतनी जल्दबाजी होती है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कि बहुत सारे फैक्ट जो है आप चेक करने का टाइम नहीं मिल पाता है। हालांकि आजकल गूगल सर्च में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती है, फिर भी बहुत सारी गलतियां रह जाती हैगी। अब उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड पिछले 5 साल में आया है, वो आया है वेब मीडिया और सोशल मीडिया का, OTT। हाँ, क्योंकि टेलीविज़न भी ये है कि टेलीविज़न में कभी कभी भारत जैसे देश में कोई 30-40 जगह में
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली की सप्लाई 24 घंटे नहीं होती हैगी, और आप फंस गए हो, एक न्यूज़ देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, टीवी बंद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया। और वेब मीडिया ऐसा है कि आप अपने फ़ोन में ही देख रहे हो चीज़ें, तो आपको इमीडिएटली खबर मिल रही है और साथ में डिटेल भी मिल रही है। और पर वेब मीडिया में अलग टाइप के जर्नलिस्ट चाहिए आपको, जो टेलीविज़न कवर करते हैं वो लोग नहीं चलेंगे उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही समाचार दे रहे हैं। आपका समाचार कैसे कोई देखे, वो हेडिंग आपने कैसे आई कैचिंग देनी है, आपने कैसे उसको लंबा नहीं बना करके पॉइंट वाइज स्टोरी करनी है, तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। कम समय में ज्यादा चीज लोग समझा पाए दर्शकों को और अपनी तरफ खींच पाए, ये बहुत जरूरी है। साथ में एक, जैसे हम अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कोर्ट की रिपोर्टिंग तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना होता है, ऐसा कुछ ना बोल जाए, अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसमें भी दिक्कत। तो वो तो मैंने जब भी कहा ना, एक बेसिक ट्रेनिंग जो है ना, वो हर जर्नलिस्ट को चाहिए। वो बेसिक जर्नलिज्म में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, क्या आप कवर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसका आप नाम ले सकते हो, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और या आपको लिखता है कि एलिज्ड, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाएगा, ये प्रूव नहीं हुआ है, इट इज़ एलिगेशन अगेंस्ट हिम। आप इसको क्योंकि सोशल मीडिया को अगर आप देखें, सोशल मीडिया के चीज़ों में एडुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये जस्ट अ क्लिक अवे, और साथ में आपको बहुत लो प्राइस पे इंटरनेट का अगर खर्च आप उठा ले रहे हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर एक और बात होती है कि एक और उसमें वो जो प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो देयर इज वन दैट रॉन्ग और आधा अधूरा इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत डेंजरस है। अगर मुझे जानकारी नहीं और मैं सामने वाले को बता दिया और वो अगर मेरी बातों पर विश्वास कर रहा है तो ये इन्फ्लुएंस बहुत कर सकता है। वो तो हो ही रहेगा, वो तो अभी भी कल भी यही बात सामने आई कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, खासकर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पर इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। लोग एकदम एक खबर कोई चलाता है, समझ लीजिए फेसबुक पे या यूट्यूब में, लोग उसे एकदम सच मान बैठते हैं। बाद में पता लगता है कि कोई पुराना कट एंड पेस्ट वीडियो है, कोई गलत उसे यूज़ कर रहा है या उसने ये बात कही नहीं है। तो वो डर तो सोशल मीडिया में हमेशा रहेगा। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो रहेगा। और अभी पता लगा है कि फेसबुक ने ही कोई 70 लाख यूज़र को बैन किया है, जिसमें मेगा से 20 लाख के करीब तो इंडिया में ही है। अच्छा, नहीं भाई, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के बारे में भी आप बता रहे हैं, और साथ ही जो पॉडकास्ट विथ विद्या लाइव का ये फर्स्ट सेक्शन है। और फर्स्ट सेक्शन में आपसे जो दर्शकों को जो मिल रहा है वो है कि आखिर चीज़ें क्या होती हैं, आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस, आपका एक जो जर्नी है, जो सही मायने में कि आप कहाँ थे, किन किन लोगों से मिले, कैसे होता है ये, आखिर दुनिया ये कैसी है, ये जर्नलिज्म की जो मार्केटिंग से भी जुड़ी होती है, चीज़ें बहुत ब्रॉड हैं इसके बारे में हम दर्शकों को बताएंगे, पर वो हमारे दूसरे पार्ट में। तो आप हमारा दूसरा पार्ट भी सुभाष सिन्हा सर के साथ होगा, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होगी कि सुभाष सिन्हा सर के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम आपको बताएंगे, और आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसी चीज़ें आपको सुनने को बहुत कम मिलते होगी। सर, आपको दूसरे एपिसोड में फिर हम करते हैं। धन्यवाद।